और जब इनके दादाजी का निधन होता है तो इनके पिता की जमीन को इनके चाचा जब और यहाँ तक कि इनकी शादी 12 साल की उम्र में ही एक 45 साल की उम्र वाले और विक्रममाला और बाबू गुजर में लड़ाई और इन सभी के बावजूद वो आगे चलकर देश की सांसद भी बन जाती है। The Robin Hood of Chambal, Phulan Devi, known for her brand of biblical justice. फूलन जब खुद अपने गैंग की सरदार बनी तो उसने बेहमई गांव के 22 ठाकुरों को मारकर खुद के साथ जुल्म का बदला ले लिया। However, her story of becoming the bandit queen is rarely ever discussed. 10 अप्रैल 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गोहरा पुरवा में एक लड़की का जन्म होता है जो कि आगे चलकर हमारे देश को एक अलग ही मोड़ पर ले जाने वाली थी, जिनका नाम होता है फूलन देवी। फूलन देवी को हम बैंडिट क्वीन के नाम से भी जानते हैं। फूलन देवी के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनके 2 भाई और शायद एक बहन भी थी। ये मल्लाह जाति से बिलोंग करती थी। इनके पिता 2 भाई थे, लेकिन इनके जो चाचा होता है वो कुछ अलग ही टाइप का आदमी होता है। मतलब कि जब कुछ समय बाद जब इनके दादाजी का निधन होता है तो इनके जो पिता की जमीन होती है वो इनके चाचा बिहारी लाल जोर जबरदस्ती करके इनसे छीन लेता है और इनके परिवार पर बहुत जुल्म भी करने लगता है। उस टाइम फूलन देवी की उम्र थी शायद करीब 10 वर्ष, लेकिन उसी उम्र में ये अपने चाचा के खिलाफ डट कर खड़े होते हैं और अपनी बड़ी बहन रुक्मणी के साथ मिलकर धरना दे देते हैं। जो इनके पिता होते हैं वे दूसरों खेतों में काम करके अपने घर चलाते थे और जो इनके पास थोड़ा बहुत जमीन होती है वो भी इनके चाचा छीन लेते हैं, जिसके चलते फूलन देवी अपने चाचा के खिलाफ अपने बड़ी बहन रुक्मणी के साथ मिलकर धरना दे देती है और अपने चाचा को उस छीने की जमीन को वापस करने का दबाव भी डाल लगती है, जिसके चलते उनका चचेरा भाई जो होता है उनको बहुत पीटता है। इन सभी के बावजूद भी इनके घर वाले जो होते हैं इनकी शादी 12 साल की उम्र में ही कराते हैं और इनकी शादी लगभग इनसे 4 गुना अधिक उम्र वाले शख्स के साथ की जाती है। जिसके साथ इनकी शादी हुई थी उसका नाम पुतीलाल था। वह 45 साल का था और ये 12 साल की थी। तो शादी करने के बाद इनका जो पति होता है इनके मर्जी के बगैर इनसे जोर जबरदस्ती करने लगता है और इनको बहुत मारता पीटता है। तो ऐसे में दिन बीते गया तो 1 साल बाद इन्होंने अपने पेरेंट्स से घर गई, लेकिन वहाँ भी इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। यहाँ तक कि उनकी माँ भी इनसे बोल देती है कि तू कलंक है इस घर पर, तू जा कहीं मर जा। और इसी बीच उस जमीन के विवाद को लेकर इनके चाचा से लड़ाई होती है, जिसके चलते जो इनका जो चचेरा भाई था इनको जो उस टाइम पहले मारा था तो इस टाइम उन्होंने एक पत्थर से उसका सिर फोड़ देती है, जिसके चलते उन्हें 1 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ता है। तो 1979 में इन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन वहाँ भी पुलिसों ने इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। वहाँ जो पुलिस होती है वो उनके साथ बहुत ही दरिंदगी से पेश आती है। सोचिए इतनी कम उम्र में ही इनको किस किस कंडीशन से गुजरना पड़ा। तो जब ये जेल से छूटती हैं तो इनको मजबूरन अपने पति के घर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इनकी आँख खोली रहती है, क्योंकि इनके जो पति होता है वो कहीं और दूसरा शादी कर लिया होता है। तो ये समझ जाती है कि यहाँ इनका गुजारा नहीं होने वाला है, तो वे फिर अपने गाँव चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद जो इनका चाचा होता है इनसे बहुत ही परेशान हुआ होता है, तो वो इनको डाकू के हवाले करने का सोचता है। तो जब इनको डाकू पकड़ने के लिए आते हैं तो ये पहले ही भाग जाती है, लेकिन जो डाकू होते हैं इनके छोटे भाई को पकड़ लेते हैं, तो मजबूरन ही इनको डाकू के साथ जाना पड़ता है। इन डाकुओं का टीम लीडर था बाबू गुजर, जो कि फूलन देवी के साथ भी वो बहुत दरिंदगी से पेश आता है। उसकी भी नीयत बहुत खराब होती है। तो उस टाइम इस गैंग में एक और आदमी होता है विक्रममाला, जो कि फूलन देवी के कास्ट से ही बिलोंग करता था। तो वह फूलन देवी पर हुए इस क्रूरता से पूरी तरह वाकिफ था। तो जब एक दिन बाबू गुजर फूलन देवी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था तो फूलन देवी वहां पर जोर जोर से चीखने लगती है, जिसके चलते जो विक्रममाला होता है वहां पर आ पहुंचता है और फिर विक्रममाला और बाबू गुजर में लड़ाई होती है। तो जो विक्रममाला होता है वो बाबू गुजर को मार देता है और उस टीम का खुद लीडर बन जाता है। इन सभी के बावजूद जो विक्रममाला होता है वो फूलन देवी को गोली बंदूक चलाना सिखाता है और यहाँ तक कि ये सारी चीजें सिखाता है जो कि एक डाकू के लिए होता है, जिसके चलते फूलन देवी अपने माथे पर लाल कपड़ा बांधकर अपने हाथ में हथियार ले लेती है और गांव को छोड़ चंबल घाटी के गिरोह का सदस्य बन जाती है। ये सभी बदलाव फूलन देवी की जिंदगी में विक्रममाला का चलते आता है, जिसके चलते दोनों में नजदीकी काफी अधिक होने लगती है और इसी बीच दोनों में प्यार होता है। तो ये दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। विक्रममाला के चलते फूलन देवी का रुतबा पूरे शहर में फैल जाता है। इसके बाद फूलन देवी अपने पति से बदला लेने के लिए उससे गांव पर दिन दहाड़े अटैक कर देती है और वहां पर जाकर अपने पति को बीच चौराहे पर ले जाकर उसे चाकू मार मार कर अधमरा कर देती है और उस बीच चौराहे पर जाकर ऐलान करती है कि अगर कोई किसी लड़की की शादी अधेड़ उम्र वाले आदमी के साथ करवाता है या अगर कोई पुरुष स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इन सभी इंसिडेंट्स के बाद जो लोग होते हैं फूलन देवी को दसी सुंदरी का नाम देने लगते हैं। तो जो विक्रममाला और फूलन देवी चोरी करते थे उसमें से कुछ गरीबों में भी बांट देते थे, जिसके चलते मीडिया इन्हें डाकू बोलने के बावजूद भी इंडियन रॉबिन हुड की तरह दिखाती है। तो वैसे में सब ठीक ही चल रहा होता है तो साल आता है 1980 और इसी बीच इस गैंग के 2 डकैत श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जो होते हैं वे जेल से छूट जाते हैं और वह अपने गैंग में आते हैं। ये दोनों बाबू गुजर के बहुत ही करीबी थे। तो ये लोग देखते हैं कि जो विक्रममाला होता है वो एक लड़की के चलते अपने सरदार को मार दिया है और वहाँ का खुद सरदार बन बैठा है, लेकिन ये सब बात इन सभी को हजम नहीं होती है और वे दोनों मिलकर विक्रममाला को मार देते हैं और उस गैंग का मुखिया श्री राम सिंह खुद बन जाता है। देखिए इस गैंग में सभी तरह के लोग मौजूद थे, अमीर गरीब, बहुत अमीर या बहुत गरीब, लेकिन जो श्री राम सिंह और लाला राम सिंह होते हैं
वो ठाकुर होते हैं और वे कुछ ज्यादा धनी मनी होते हैं और थोड़ा बहुत पावरफुल भी होते हैं। तो जब विक्रम मल्ला मारा जाता है तो जो फूलन देवी होती है वो अकेली हो जाती है। तो इसी बात का फायदा उठाकर जो श्री राम से होता है उनके एक कमरे में बंद कर देता है और एक दिन बाद श्री राम सिंह और इसके आदमी मिलकर फूलन देवी को बेहमई गाँव में ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर बारी बारी से इनका रेप करते हैं। ये सब लगातार 3 हफ्तों तक चलता रहता है। सोचिए कितना जुल्म किया था उन लोगों ने फूलन देवी पर। तो इसी बीच श्री राम सिंह के आदमी काफी लापरवाह रहने लगे थे, जिसके चलते इसी बात का फायदा उठाकर जो विक्रम मल्ला के साथी होता है जिसका नाम होता है मान सिंह, वह अपने आदमियों के साथ मिलकर फूलन देवी को श्री राम सिंह के आदमियों से आजाद करवा लेता है। वहां से छूटने के बाद फूलन देवी एक अपना अलग ग्रुप बनाती है मान सिंह मल्ला और विक्रम मल्ला के और साथियों के साथ। तो धीरे धीरे इनकी टीम भी मजबूत होने लगती है, लेकिन उनके साथ जो ठाकुर दरिंदगी से पेश आए थे उनसे बदला लेने का इंतजार इनको काफी समय से था। इसी बीच इनको पता चलता है कि बेहमई गाँव में एक शादी है जहाँ पर श्री राम सिंह और लाला राम सिंह मौजूद होंगे, जिसके चलते ये अपने टीम के साथ उस पूरे गांव पर पहुंच जाती है और वहां उस गांव को घेर लेती है और वहां पर जो शादी होती है वह माता में बदल जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने और इनके टीम ने बहुत से अमीरों का घर लूटा। वहां पर सिर्फ इनको 2 व्यक्तियों से ये काम थी, श्री राम सिंह और लाला राम सिंह। तो ये वहां के आदमियों से भी पूछते हैं कि श्री राम सिंह और लाला राम सिंह कहाँ हैं, लेकिन वे दोनों वहां पर मौजूद ही नहीं होते हैं क्योंकि उनको शायद पहले से ही पता लग चुका था कि फूलन देवी वहां पर आने वाली है। तो इन सभी के बाद फूलन देवी काफी गुस्सा हो जाती है और वहां के लगभग 20 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उन सभी को गोलियों से मार डालती हैं और पुलिस के आने से पहले ही वे लोग वहां से निकल जाते हैं। एक साथ इतने लोगों को मारे जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल जाती है। हर तरफ फूलन देवी का ही नाम चल रहा होता है और जल्द ही मीडिया ने उनको एक नया नाम दिया, द बैंडिट क्वीन। तो उस टाइम इंडिया के पीएम थी श्री इंदिरा गांधी। तो ये सभी करने के बाद इंदिरा गांधी फूलन देवी को अरेस्ट करना अपना प्रायोरिटी बना लेती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फूलन देवी और उनको जो गैंग लूटते थे वे सभी गरीबों में बांट दिया जाता था, जिसके चलते ये बहुत से लोगों का ट्रस्ट भी गेन कर चुकी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी ने उस टाइम सीधे ही एक्शन लिया, तो उस टाइम फूलन देवी के जो मेंबर्स थे वे बहुत से लोग मारे गए, कोई चोरी करते हुए मारा गया तो कोई भागते हुए मारा गया। तो ये सब फूलन देवी चुपचाप नहीं देख सकती थी। तो आगे चलकर फूलन देवी ने सरेंडर कर दी, लेकिन वो अपने सरेंडर के लिए सरकार से कुछ शर्तें रखी, जैसे कि वो यूपी पुलिस के जेल में नहीं रहेंगे क्योंकि जो यूपी पुलिस थी उस टाइम उनके साथ बहुत ही गलत किया था और फूलन देवी के किसी भी मेंबर को तंग नहीं किया जाएगा और आगे चलकर फ्यूचर में इन सभी को फांसी की सजा में नहीं होनी चाहिए और उनके गैंग को 8 साल से ज्यादा कैद नहीं होनी चाहिए। और जो लास्ट शर्त यह थी कि जब इनका यह सरेंडर होगा तो सबके सामने यानी कि लाइव टेलीकास्टिंग होगा। तो आगे चलकर फूलन देवी के इन सारे शर्तों को मान लिया जाता है और फूलन देवी खुद सरेंडर 1983 में कर देती है और फिर फूलन देवी को 11 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और 11 साल बाद यानी कि 1994 में जब यह जेल से बाहर आती है तो उसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 1995 में ही मुलायम सिंह यादव ने इनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो 1996 में फूलन देवी लोकसभा के चुनाव के लिए खड़ी होती है और ये जीत भी जाती है। फूलन देवी लगभग 2 बार मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता और उस लोकसभा का सांसद बनी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार अंत में फूलन देवी के साथ हुआ क्या। तो 25 जुलाई 2001 को 3 अनजान आदमियों ने फूलन देवी को उनके घर के बाहर गोली मार देते हैं और गोली मारने के बाद फरार हो जाते हैं। लेकिन किसी को भी यह समझ में नहीं आया कि अचानक से यह हो क्या गया। तो कुछ दिन बाद इन तीनों में से एक को पुलिस पकड़ लेती है जिसका नाम होता है राणा सिंह। तो दरअसल बात यह थी कि जब बेहमई गांव में फूलन देवी ने 20 लोगों को मारा था तो इनमें से एक इसका रिलेटिव्स था। तो वो फूलन देवी से बहुत जलता था। उसे ऐसा लगा था कि इसे तो सिर्फ जान लेना आता है तो ये लोगों की मदद कैसे कर सकती है। तो इस जेलसी के चलते उसने और 2 लोगों के साथ मिलकर 2001 में फूलन देवी को गोली मार देते हैं। देखिए फूलन देवी जब जिंदा थी तो उन्होंने अपने लाइफ में समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहा और किया भी। वो डाकू भी नहीं बनती लेकिन रिवेंज की वजह से उनको इस दौर से गुजरना पड़ा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।